हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और हमारी जो ये क्लास होने वाली है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है टिंटन्स अबे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन है वो रहेगा इंग्लिश पीजीटी मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें पूरा हम लाइन बाय लाइन ओरिजिनल टेक्स्ट से हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम हर पोयम को पढ़ते हैं, हर वर्क्स को डिस्कस करते हैं। पहले हमने इनके जो राइटर हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन पोयम को। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं, जो भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज ऑल्सो इज अवेलेबल। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को पूरे ऑल 20 यूनिट्स कवर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लिटरेचर बस की लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट। गुड इवनिंग भगीरथ जी, सभी लोग को गुड इवनिंग, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट पोयम। किनकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। कौन सी? द टिंटन्स अबे। ठीक है, टिंटन्स अबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो इस पूरी पोयम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। ये टोटल जो पोयम है वो 162 लाइन की है, और लाइन बाय लाइन ही हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं एक रोमांटिक पोएट हैं। इनका लिरिकल बैलेड आया था, उस लिरिकल बैलेड में 1798 पे ये पोयम पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उसमें टोटल 23 पोएम थी, जिसमें ये पोएम भी शामिल थी। ठीक है, टिंटन्स अबे, अगर हम इसका ओरिजिनल टेक्स्ट समझें, ओरिजिनल अगर लाइन समझें, तो इसे अ फ्यू माइल्स एवो एगो एवब टिंटन्स अबे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अ फ्यू माइल्स एवब टिंटन्स अबे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ये जो पोयम है ये टिंटन्स अबे है किस बेस पे है, तो ये रोमांटिक पोएट है और पोयम है। और उसमें क्या है कि ये जो जगह है टिंटन्स अबे, जहाँ पे एक बड़ी बड़ी इमारत पर वो हैं, एक नदी है, एक सुंदर सी जगह है, चट्टानें खूब सारी हैं। वैसी जगह पे 5 साल पहले, मतलब विलियम जो वर्ड्सवर्थ हैं वो 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले अगर हम कहें तो 1793 पे वो 5 साल पहले आए थे। और उसके बाद 5 साल बाद, मतलब 13 जुलाई 1798 को इन्होंने इस पोयम को लिखा था। ठीक है, जुलाई में जब ये आए थे तो इन्होंने दोबारा रिविजिट किया था इस प्लेस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हमारी जो पोयम है टिंटन्स अबे, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन है, 5 year हैव पास्ड, 5 summer विद द लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल बीत गए। 5 year हैव पास्ट, 5 साल बीत गए। 5 गर्मियां विथ लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स एंड अगेन आई हेयर। इसका मतलब यह हो 5 साल बीत गए, 5 गर्मियां बीत गई, साथ में 5 लंबी सर्दियां। ठीक है, ऑफ लॉन्ग विंटर्स, 5 लंबी सर्दियां बीत गई, और मैं फिर सुन सकता हूँ, एंड अगेन आई हेयर, मैं फिर सुन सकता हूँ, दीज वाटर रोलिंग फ्रॉम माउंटेन स्प्रिंग। इसका मतलब ये हुआ, जमीन में गिरते हुए कर्णप्रिय, मतलब जो प्रिय आवाज है, आवाज को सुन सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पहाड़ से बहते हुए पानी को, दीज वाटर रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग विथ सॉफ्ट इनलैंड मरमर वंस अगेन। तो इसका मतलब ये हुआ, पूरे दो लाइनों का मतलब ये हुआ, पहाड़ से गिरते हुए कर्णप्रिय आवाज, कर्ण जो पहाड़ से गिरते हुए पानी को, जो जमीन पे गिरते हुए कर्णप्रिय आवाज कर रहा है। इनलैंड मरमर साउंड मतलब समझते हैं, जो उसका साउंड है ना, वो उसको क्या है, कर्णप्रिय लग रहा है, प्यार भरा लग रहा है, उसको वो फिर से सुन सकता है, ऐसा पोएट हमारे बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रोलिंग वर्ड आया है। रोलिंग मतलब होता है बहना। ठीक है, तो मैं कुछ आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी बताते चलूंगा साथ साथ में। ठीक है, फिर से दो, अच्छा जो कोई चीज समझ में ना आए आप कमेंट करेंगे, उसका मैं आंसर आप लोग को दूंगा। ठीक है, बाय रिवर के पास है, बिल्कुल नेहा जी, वो बाय रिवर के पास है, उसी जगह की ये बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। डू आई बिहोल्ड दीज स्टेप एंड लॉफ्टी क्लिफ दैट ऑन अ बाइल्ड स्क्लूडेड सीन इम्प्रेस। अब यहाँ पे जो मतलब है, बिहोल्ड मतलब देखना, तो यहाँ पे वंस अगेन जो इस लाइन में है ना, वंस अगेन, तो वंस अगेन मतलब एक बार फिर, एक बार फिर से मैं इस लंबी बुलंद खड़ी चट्टानों को देखता हूँ,
यह शांत और सुनसान सीन इम्प्रेस करता है। इम्प्रेस सीन ये क्या करता है? इम्प्रेस करता है। कौन सा सीन? सुनसान सीन, सेल्यूटेड सीन। सुनसान सीन जो है वो क्या करता है? इम्प्रेस करता है। ऐसा पोएट बोलते हैं। स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ मतलब बुलंद, लॉफ्टी मतलब बुलंद, स्टीप मतलब खड़ी, खड़ी और बुलंद चट्टानों को देख के, ठीक है, इम्प्रेस करता है ये सीन। आगे चलते हैं, 7 और 8 लाइन को समझते हैं। क्योंकि इसमें 162 लाइन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। कोई चीज समझ में ना आए कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। थॉट ऑफ मोर डीप सोल्यूशन एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। इसका मतलब ये हुआ, 7 और 8 लाइन का मतलब ये हुआ, और ज्यादा गहरी तन्हाई में सोचने को। मैं खड़ी चट्टाने जमीन को आसमान से मिलाती हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। मतलब ये जो चट्टानों की बात हो रही है, थॉट ऑफ मोर डीप सेक्लूशन एंड कनेक्ट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो और ज्यादा गहरी तन्हाई है, मोर डीप जो गहरी तन्हाई है ना, में सोचने को, ठीक है। थॉट मोर डीप मतलब जो तन्हाई में सोचने, मतलब जो चीज मैंने सोची उसमें और ज्यादा सोचने को ये मन करता है। एंड कनेक्ट और जुड़ता है, जोड़ता है किसको? द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। जमीन को आसमान से जोड़ने का काम करता है। ये किसकी बात हो रही है? टू कनेक्ट, ये हो रही है जो स्टिप खड़ी चट्टान है ना, वो जो खड़ी पहाड़ी है ना, वो क्या करती है? जमीन से आसमान को कनेक्ट करने पर क्या करती है? कनेक्ट करती है। आगे की 9 और 10 लाइन को समझते हैं। द डे इज कम वेन आई अगेन रिपोज देयर अंडर दिस डार्क साइकमोर एंड व्यू। इन दोनों लाइनें का मतलब यह हुआ, वह दिन आ गया, द डे इज कम है, वो वह दिन आ गया जब मैं फिर से आराम कर सकूंगा। वेन आई अगेन रिपोज मतलब आराम कर सकूंगा। हेयर अंडर दिस डार्क साइकमोर एंड व्यू। अब यहाँ पे साइकोमोर एक प्रकार का ट्री है, उसकी बात हो रही है कि मैं, वह समय आ गया कि मैं फिर से आराम कर सकूंगा। कहाँ पे? साइकोमोर ट्री के नीचे, ठीक है। एंड व्यू, और उस व्यू को देख सकूंगा। किस व्यू को? मैं आगे बताता हूँ। पहले आप लोग को 9-10 लाइन समझ में आ गया ना? वह दिन आ गया जब मैं फिर से आराम कर सकूंगा। कहाँ पे कर सकूंगा? यहाँ घने साइकोमोर ट्री के नीचे। अब यहाँ पे जो ये लाइन है एंड व्यू, इन दोनों लाइनों को मतलब समझिए। जो यहाँ पे एंड व्यू है मतलब यहाँ, यहाँ का जो व्यू है उसकी बात हो रही है, ठीक है। देख सकता हूँ इस ग्राउंड को, जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दीज प्लॉट ऑफ कॉटेज ग्राउंड, दीज ऑर्चर्ड toughest which at this season with their unripe fruit। अब यहाँ पे जो ये लाइन है 11 और 12, इसका मतलब समझिए। एंड व्यू, जो व्यू की बात कर रहा है, जो लेट करके आराम करके वहां से वो जो व्यू देखेंगे ना पोएट, उसकी बात कर रहे हैं। इस ग्राउंड को जो घास से हरे भरे हैं, ठीक है, कॉटेज ग्राउंड की बात हो रही है ना, जो हरे भरे हैं। कॉटेज के पास, कॉटेज मतलब होते झोपड़ी, जहाँ पे वो आराम कर रहे हैं, वहां से उन घास की जो मैदान है उसको वो फिर से देख सकेंगे। और इन फल के बगीचों को भी, ये जो दीज ऑर्चिड ट्रफ्स है ना, जो फले हुए बगीचे हैं ना, उनको भी वो देख सकेंगे। विच एट द सीजन, जो इस सीजन को कच्चे फलों से भरा हुआ है। विद देयर अनराइप फ्रूट मतलब कच्चे फूल, कच्चे फल। तो ये जो सीजन है ना, ये सीजन मतलब जुलाई का सीजन समझते हैं आप लोग, बरसात वाला सीजन। तो वो जो जुलाई का सीजन हरा भरा सीजन है, उसमें जो कच्चे फल हैं उनके व्यू को, और जो घास के मैदान हैं, और जो फले हुए बगीचे हैं, उन सबको वो वहां पे लेट करके देख सकेंगे। कौन से पेड़ के नीचे? साइकोमोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए ध्यान से आगे चलते हैं। हमारी जो लाइन है वो 13 नंबर लाइन है। 13 नंबर लाइन ये है कि आर क्लैड, क्लैड मतलब पहनना, आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लॉस देमसेल्फ माइल्ड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस वंस अगेन आई सी। यहाँ पे जो माइल्ड ग्रोव्स एंड क्रॉप्स है, इसके मतलब होता है छोटे बड़े बगीचों के बीच, पौधों के बीच, ठीक है। क्लैड मतलब होता है पहनना। अब इन दोनों लाइनों का, 13-14 लाइनों का मतलब समझिए। इन फलों ने हरे रंग के कपड़े पहने रखे हैं। कौन से फलों ने? जो कच्चे फल हैं। यहाँ पे क्लैड मतलब पहनना, ग्रीन हुए मतलब हरे कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं। एंड लॉस देमसेल्फ, और खो बैठे हैं। किसको? अपने को, ठीक है। माइल्ड ग्रोव्स एंड क्रॉप्स, और खो बैठे हैं अपने को इन छोटे बड़े पौधों के बीच। मैं बता ना, ग्रोव्स एंड क्रॉप्स मतलब बड़े बड़े पौधों के बीच में छोटे को खो देना।
पौधों के बीच एक बार मैं और देखता हूँ, एक बार मैं और देखता हूँ, वंस अगेन आई सी। यहाँ पे लिखा ना वंस अगेन आई सी, मतलब एक बार मैं और देखता हूँ। क्या देखता हूँ, आगे चलते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो इसमें लिखा है वंस अगेन आई सी, मतलब एक बार मैं और देखता हूँ। किसको? दीज हेड्स रो। हेज रोज मतलब क्या होता है? झाड़ियों को। ठीक है, हार्डली हेज रोज मतलब छोटी झाड़ियों को। लिटिल लाइन्स ऑफ स्पॉटेड वुड रन वाइल्ड दीज पोस्टल फॉर्म्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। इन पूरी जो ग्रीन ब्लू लाइन, ब्लू बैकग्राउंड के अंदर है, उन लाइनों का मतलब मैं समझा रहा हूँ 15 और 16 का। इन झाड़ियों को, जो छोटी झाड़ियों को खेतों में फैली हुई हैं, जो इन छोटी झाड़ियों को, जो इन झाड़ियों को, जो छोटी झाड़ियों में क्या है, फैली हुई है, खेतों में जो फैली हुई हैं, ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ये जो ग्रामीण या देहाती टाइप के फॉर्म है ना, इनको वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, वंस अगेन आई सी मतलब मैं फिर से देखूंगा, मैं फिर से देखता हूँ। किसको? दीज हेज रो, हार्डली हेज रो, मतलब ये जो झाड़ियां हैं ना, जो झाड़ियों के बीच में मुश्किल से जो छुपे हुए वो दिख रहे हैं ना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फल, उनको वो देख रहे हैं। लिटिल लाइन ऑफ स्पॉटेड वुड रन वाइल्ड दीज स्पोर्टल फॉर्म। यहाँ पे जो ग्रामीण इलाकों के बीच जो छुपे हुए हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। 15-16 लाइन का मतलब ये है। हेज रो मतलब होता है झाड़ियां, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे लाइन पे चलते हैं और कुछ समझते हैं। 17 और 18 लाइन को समझते हैं। 17-18 लाइन में क्या है? green to the very door and breaths of smoke sent up in silence form among the trees। इसका मतलब ये हुआ, जो पूरे के पूरे ग्रीन हैं, जो धुआं छल्ले के शेप में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रीथ्स ऑफ स्मोक मतलब जो छल्ले के शेप में धुआं, ठीक है, उठ रहा है ऊपर, हवा में ऊपर उठ रहा है। सेंट अप इन साइलेंस, शांति से। ठीक है, शांति से पेड़ों को बीच से। फ्रॉम अमंग द ट्रीज, तो यहाँ पे इन लाइनों का मतलब दोनों का क्या हुआ? जो पूरे के पूरे ग्रीन है, जो धुआं छल्ले के शेप में हवा में ऊपर उठ रहा है शांति से, पेड़ों के बीच से। ठीक है, फ्रॉम अमंग द ट्री, पेड़ों के बीच से। आगे 19-20 लाइन पे क्या बोलते हैं? और विथ सम सर्टेन अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ बैकग्राउंड dwellers इन द हाउसेस बुड्स। यहाँ पे जो बैकग्राउंड ड्वेलर्स की बात हो रही है ना, ये बैकग्राउंड ड्वेलर्स मतलब होता है जो जनजाति लोग जो वहीं पे घर बना के रहते हैं ना, तो वहीं ये वो बोल रहे हैं जो धुआं उठ रहा है ना, वो ऐसे जैसे जनजाति वहां पे रह रहे हो, वहां से खाना बना रहे हो, तो वही धुआं उठ रहा है, जबकि वो नेचुरली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लाइन है 19-20, इसका मतलब क्या हुआ? और यह जो सीन है अनसर्टेनली दिख रहा है, मतलब एकदम अचानक ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? जैसे बंजारों को, जनजाति को, जिनके घर नहीं होते, जंगल को घर बना के रहते हैं, मतलब जंगल को घर बना के रहते हैं तो खाना वगैरह बनाते रहते हैं, तो जैसे पेड़ों के बीच से धुआं नहीं निकलता, वैसा ये धुआं समझ में आ रहा है। कौन सा धुआं? झुंझ धुंध होती है ना, जो आप लोगों ने देखा हो बादलों के धुएं टाइप का होता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे कुछ कमेंट आए हैं, मैं देख लेता हूँ। नेहा जी बोल रही हैं 1793 फर्स्ट जर्नी थी थिंटन अबे की, एंड सेकेंड जर्नी, हाँ ये मैंने बता दिया है। और ये जो फर्स्ट जर्नी थी वो अगस्त 1793 की थी। मैं नेहा जी और सभी लोग को बता दूं कि अगस्त 1793 पे ये फर्स्ट जर्नी हुई थी, और 13 जुलाई 1798 को सेकेंड जर्नी हुई थी। जब मैं आपको नोट्स में आगे फैक्ट्स बताऊंगा तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, यह पोयम किस विषय पर है? पहले यह बता देते तो और लाइन अच्छे समझ में आती। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखिए, टिंटन अबे नाम की एक जगह है जो पहाड़ियों, समुद्र और पहाड़ियों और नदी के में प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसी हुई है। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार पहले भी आए थे, जो अगस्त 1793 पर, और वह दोबारा फिर से आए हैं 5 साल बाद अपनी बहन के साथ घूमने। और इस जगह पे वो घूमने आए हैं, तो यहाँ पे जो घूम करके उनको जो आनंद आ रहा है, उसी का वर्णन वो कर रहे हैं कि 5 साल पहले क्या आनंद था और आज का आनंद में क्या परिवर्तन आया है। और बहन को भी लाए हैं क्योंकि वो भी जान सके कि इसमें क्या आनंद है। ठीक है, बस इस बेस पे है प्रमोद जी। नेहा जी बोल रही हैं कि वर्ड्सवर्थ 3 बार टिंटन अब्बे गए थे, 1793, 1798 और 1841।
1841 पे हाउ कैन बी पॉसिबल, ठीक है देख लेंगे, लेकिन 2 बार का मुझे पता है नहीं जी। चलिए आगे चलते हैं, और भी लाइन को मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। तो 17 और 19 और 20 लाइन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, और चलते हैं 21 और 22 लाइन की तरफ, ठीक है। ऑल ऑफ सम हर्मिट्स केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन। अब यहाँ पे 21 और 22 लाइन का मतलब ये है, वो धुएं की बात कर रहे हैं, जो धुंध है उसी की बात कर रहे हैं पोएट अभी। यहाँ पे और मतलब या फिर किसी साधु, हर्मिट केव मतलब साधु, साधु की गुफा, तो या फिर किसी साधु की गुफा से, या फिर बेयर बाय हिज फायर, या फिर कोई साधु अकेले में आग जलाकर बैठे हैं। मतलब यहाँ पे जो धुआं उठ रहा है ना, या तो वो जनजातियों के खाना वाना बना रहे होंगे तो ऐसा धुआं हो रहा है, या फिर कोई साधु बाबा बैठे हुए हैं पूजा पाठ में तो उनके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, धुआं हो रहा है, ऐसा पोएट बोलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट जो 23-24 लाइन है उसको देखते हैं। यहाँ पे बोलते हैं दीज ब्यूटीज फॉर्म थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी। 23 और 24 लाइन का मतलब समझिए। दीज ब्यूटीज फॉर्म मतलब यह सुंदर नजारा प्रकृति का, ठीक है, जो प्रकृति का सुंदर नजारा है ना, जब मैं यहाँ नहीं था लंबे समय से, तो यह थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस मतलब जब लंबे समय से यहाँ नहीं था, नॉट बीन टू मी मतलब मैं यहाँ पे लंबे समय से जब नहीं था, एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, बट ऑफन इन लोनली रूम्स एंड माइल्ड द डिम दिन। इन 25-26 लाइन का मतलब समझिए। मतलब यह सुंदर नजारा प्रकृति का जब मैं यहाँ नहीं था लंबे समय से, यह सीन, यह जगह का जो मेरे दिमाग में छप गया था, मतलब ये जगह का जो सीन नहीं होता वो छप गया था, जैसा कोई इसे देखते देखते अंधा हुआ हो, ठीक है। अ लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैन्स आई, मतलब जो ये लैंडस्केप का जो छपा हुआ पार्ट है वो मेरे दिमाग में ऐसे छप गया जैसे कोई ब्लाइंड आदमी हो। ब्लाइंड आदमी जो लास्ट सीन देखता है ना, जैसे उसने मान लीजिए देखा कि हरी 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 घास चारों तरफ है, और उसी समय वो अंधा हो गया, तो गर्मियों के समय भी उसको हरी हरी घास दिखाई देगी क्योंकि उसी समय वो अंधा हुआ तो वही देख करके। बट ऑफन इन लोनली रूम्स एंड माइल्ड द डिम, इसका मतलब ये हुआ लेकिन प्रायः, बट ऑफन लेकिन प्रायः जब मैं अकेले रूम में था और शोर के बीच में, यहाँ पे जो मिड मिड द दिन मतलब शोर के बीच में, लोनली रूम, लोनली रूम मतलब क्या होता है, अकेले रूम में शोर के बीच में, ठीक है। जैसे मान लीजिए चारों तरफ सिटी है, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो सिटी से आते हैं, है ना, शहरों से आते हैं, तो वहां पे बोल रहे हैं शहरों के बीच में जब बहुत ज्यादा क्या होता है, हल्ला होता है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं 2 लाइनों में, of town and cities I have owned to them in hour of weariness sensation sweet। यहाँ पे इसका मतलब है टाउन और सिटी के बीच तब यह सीन मेरे आंखों के सामने आ जाता था, ठीक है। इन आवर जब मैं शहर में थका हुआ महसूस करता था, वेरीनेस मतलब होता है, वेरीनेस मतलब थका हुआ होना, ठीक है। तो जब मैं शहर में थका हुआ महसूस करता था तब मैं यह सीन याद करता था जो मैं 5 साल पहले देखा था, ठीक है। मतलब मैं वो सीन तब याद करता जो मैं 5 साल पहले देखा था। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग बहुत थके होते हैं ना, तो जो हमें अच्छा लगता है वो अगर सोच लें तो हमारा जो दिमाग है वो सही हो जाता है। तो यहीं पे पोएट बोल रहे हैं कि जब मैं शहर में अकेले कमरे में बैठता था और बहुत थका हुआ होता था, तो मैं उसी सीन को याद कर लेता जो 5 साल पहले मैंने देखा था, और जब मैं देख लेता था तो मेरा जो थकान थी वो क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो ये लाइन है उसका मतलब समझते हैं 29 और 30 लाइन का। felt in the blood and felt along the heart and passing even into my purer mind। अब इसका मतलब ये हुआ 30 और 29 और 30 लाइन का वर्ड मतलब, इस इसे मैंने खून और हृदय में महसूस किया है, ठीक है। मतलब जो वो 5 साल पहले का जो देखा हुआ समय था ना, जो देखा हुआ जो सीन था ना, नदी का, पहाड़ का, हरे हरे वृक्षों का, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वो जो सीन है ये मेरे क्या हो गया है, खून और हार्ट में क्या हो गया है, महसूस करता हूं मैं, इतना मतलब मेरे अंदर समा गया है वो, ठीक है। एंड पासिंग अवे इनटू माय प्योर माइंड, और फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और यह सीन मेरे प्योर माइंड में गुजरता था, मतलब ये मेरे प्योर माइंड में क्या हो चुका है, गुजरता है या घूमता रहता है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। 31 और 32 लाइन का मतलब समझते हैं।
with twinkle restoration feeling too of unremembered pleasure such perhaps। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 31 का, 31 का मतलब समझिए, विथ ट्विंकल रेस्टोरेशन मतलब और फिर से रेस्टोरेशन हो जाता था। रेस्टोरेशन मतलब क्या होता है, रिकॉल, जैसे मतलब वो चीज भूलती जाती है ना और फिर रिकॉल हो जाती है जब उसको वो चीज देख लेते हैं तो फिर से रिस्टोर हो जाता था। यह फीलिंग भी, यह फीलिंग मतलब फीलिंग टू, यह फीलिंग भी कभी ना भूलने वाली सुख को देती है। ठीक है, अनरिमेम्बर प्लेजर सच परहैप्स मतलब कभी ना भूलने वाली चीजों को ये क्या करती है, याद दिलाती रहती है। कौन सी फीलिंग, वो जो दिमाग में आती है ना उनके हरी भरी वृक्षों की फीलिंग। 34 का मतलब समझिए, on the best portion of a good man's life, his little nameless unremembered act। अब इसका मतलब क्या हुआ, मोरल राइट के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, किसका, ये जो मतलब जो मैं ये अच्छी अच्छी प्रकृति की चीज देखता हूँ ना, तो इससे क्या होता है मेरे मोरल लाइफ में भी इसका बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो एज हैव नो साइड ऑन ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैंस लाइफ। और ये जो चीज मैं, ये जो स्लाइड, ये जो चीज मैं देखता रहता हूँ ना, ये जो मेरे दिमाग में घूमती रहती है, प्रकृति से जुड़ने का जो मेरे ऊपर असर पड़ता है ना, वो मुझे भी क्या करता है, मोरल बनाता है, मुझे भी अच्छा मतलब बना देता है। जैसे अच्छे लोगों की संगत करोगे तो क्या बनोगे, अच्छा बनोगे। तो यही पोएट बोल रहे हैं। 35 और 60 लाइन का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे 35 और 60 लाइन का मतलब, 35 लाइन हो गई ना, नहीं हुई है, अच्छा ठीक है, ऑन बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैंस लाइफ। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव नॉर लेस आई ट्रस्ट। अब यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये इस ऊपर वाली दो लाइनों से कनेक्टेड है। जब हम इससे क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, एक अच्छे मोरल लाइफ क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, मोरल लाइफ हमारी हो जाती है, हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। इन हिज नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट, और इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, काइंडनेस और प्यार। हमारे अंदर अगर हम नेचर से जुड़ेंगे ना, तो काइंडनेस अपने आप आ जाएगी, लव प्यार अलग से आ जाएगा, नॉलेस और भी क्या, आई ट्रस्ट। आई ट्रस्ट मतलब मैं क्या करता हूं, मैं विश्वास करता हूं किस चीज पे। ठीक है, आगे चलते हैं, वो समझ में आएगा। 37 38 लाइन को समझिए। टू देम आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइन दैट ब्लेस्ड मूड। अब यहाँ पे आई ट्रस्ट बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे समझिएगा, और यह बस नहीं, टू देम आई मे हैव ओन अनदर गिफ्ट मतलब यह बस नहीं, और भी गिफ्ट है ना, यह बस नहीं, यह सत्य है, यह बस नहीं, मैं मानता हूं मुझे एक और गिफ्ट मिला है। ठीक है, इसी के कारण, नेचर के कारण मुझे एक और गिफ्ट मिला है, दया और लव तो मिला ही है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। काइंडनेस और लव मिला है नेचर से इनको, लेकिन इसके अलावा भी एक गिफ्ट मिला है, ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइन दैट ब्लेस्ड मूड। इसका मतलब ये हुआ, और यह सीन से यह दुनिया का ज्यादा काम जो है वो होता है, मतलब जो ब्लेस्ड मूड मतलब होता है, जो थका हुआ जीवन है ना, उससे आराम मिलता है। तो यही पोएट बोल रहे हैं कि मुझे वो बस नहीं मिला कि दया और काइंडनेस काइंडनेस और लव बस मुझे मिला हो, इसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ मिला है, और वो मिला है ब्लेस्ड मूड, एक अच्छा दिमाग। अच्छा दिमाग, तभी तो इतनी अच्छी पोएट्री लिख पाते हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इन विच द वर्डन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट। अब इसका 39 और 40 का मतलब क्या हुआ, इस दुनिया का अनजान बोझ, इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री मतलब जो अनजान बोझ है ना इस दुनिया का, जो बहुत ज्यादा वजनी है और थकाऊ है। इन विच द हैवी मतलब हैवी एंड द वेरी बेड, थकाऊ जो वजन है, जो हैवी वजन है, जो बिना किसी कारण ही अपने आप को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे वजन को बोलते हैं, इसकी बात हो रही है। ठीक है, 39 और 40 लाइन पे, कि मतलब जो बहुत ज्यादा वजनी है और थकाऊ है इस दुनिया का अनजान बोझ, उसकी बात हुई है यहाँ पे। आगे की दो लाइन समझिए, 41 और 42। और सभी प्रकार अनजाने बोझ इस दुनिया के, ऑफ ऑल दीज अनइंटेलिजिबली वर्ड मतलब इस दुनिया के जितने भी बोझ हैं सबकी बात हो रही है। इन लाइटेंड दैट स्ट्रीन एंड ब्लेस्ड मूड, स्ट्रीन मतलब होता है निर्मल। ठीक है, स्ट्रीन मतलब क्या होता है, निर्मल, ये अच्छा वर्ड है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके बना लीजिएगा। को यह सीन निर्मल हल्का कर देता है। मतलब यहाँ पे देखिए, मैं 4 लाइन ऊपर की मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, उसका मतलब ये हुआ, इस दुनिया का जो अनजान बोझ है ना, जो बहुत ज्यादा वजनी है, बहुत ज्यादा थकाऊ है, और सभी प्रकार के अनजान बोझ इस दुनिया के को क्या करता है, यह सीन ना निर्बल कर देता है, हल्का कर देता है। मतलब देखिए, जब आप लोग काम से थक जाएं तो बढ़िया एक सुंदर सी जगह घूम आए,
तो आपका क्या हो जाएगा, मन हल्का लगने लगेगा, फिर उसी काम पे आपका फिर से मन लगने लगेगा। इसी बात की पोएट जो है बात कर रहे हैं। आगे की 2 लाइन मैं ध्यान देता हूं, आपको ध्यान कराता हूं। 43 या 42, 44 देखिए। इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन अंटिल द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्लेम। अब यहाँ पे इन दोनों लाइनों को मतलब समझिए। यहाँ पे इन विच जब उस सीन का असर, उस सीन का अच्छा असर मेरे ऊपर होता है, अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन, मतलब जब उस सीन का असर मेरे ऊपर होता है, अंटिल, तब हमारे भौतिक शरीर की सांस, कॉर्पोरेट फ्रेम, ब्रीथ, जो हमारे कॉर्पोरेट फ्रेम मतलब जो हमारा भौतिक शरीर, फ्रेम मतलब स्ट्रक्चर मतलब हमारा शरीर, कॉर्पोरेट मतलब भौतिक, जो भौतिक शरीर की जो सांस है उसकी बात हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा फिर से दोनों लाइन को, 43 की, जब उस सीन का अच्छा असर हमारे ऊपर होता है तब हमारे भौतिक शरीर की सांस और 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 हमारे मानव शरीर का ब्लड सब लगभग अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एंड एवन द मोशन ऑफ अमर ह्यूमन ब्लड, हमारे जो मानव शरीर का जो ब्लड का जो बहाव है ना, सब रुक जाता है, सब रुक जाता है। मतलब जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमारा जो ब्लड है ना वो भी रुक जाता है। मतलब हमें पता नहीं चलता कि हम सोच क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं। मतलब एक वाव वाला सीन नहीं होता, वाव वाला सीन जब दिख जाता है तो हम सब भूल जाते हैं। केवल हमारा जो रिएक्शन होता है, जो हमारा परसेप्शन होता है, वो एकदम से हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं, खो जाते हैं। उसकी बात यहाँ पे पोएट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों का कोई कमेंट तो नहीं है? वर्ड्सवर्थ 3 बार 13 अब्बे गए थे, ये नेहा जी ने बताया। अपनी डेथ के 9 साल पहले गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है नेहा जी, 1950 में डेथ हुई थी तो उसके पहले 1941 में गए थे। बहुत बढ़िया नेहा जी, एक्सलेंट, हम लोग को भी पता चल गया आपके जरिए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ऑलमोस्ट सस्पेंडेड का मतलब समझते हैं, जो लगभग अस्थायी रूप से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आगे यहाँ पे बोल रहे हैं वी आर लेड अस्लीप, हमारी बॉडी को जब सो जाती है, जब हमारी बॉडी क्या होती है, सो जाती है, इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल वाइल विथ एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है, बिकम अ लिविंग सोल, लेकिन हमारी जो बॉडी तो सो गई लेकिन हमारी आत्मा जगती रहती है। ठीक है, और फिर क्या है, वाइल विथ एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर, उस समय हमारी आंखों को शांत होती है। मतलब जो हमारी आंखें होती हैं उस समय क्या होती हैं, शांत होती हैं। मतलब जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी तो क्या हो जाती है, सो जाती है, लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है। और हमारी जो आई है, जो हमारी आंख है, वो क्या हो जाती है, उस समय हमारी आंखों को भी शांति मिलती है। ठीक है, लेकिन पावर की अब बात होगी, ध्यान दीजिएगा 49 और 50 लाइन को। ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय बी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे इसका हार्मनी मतलब होता है एकता, सामंजस्य बताना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और जो हम और एकता, ठीक है, इसी शक्ति से हम आनंद की गहराइयों में समा जाते हैं। मतलब जो हम कनेक्ट हुए हैं ना, हमारी जो आत्मा नेचर से कनेक्ट हुई है ना, यही कनेक्शन जब बनता है ना, यही जब एकता बनती है, यही सामंजस्य जब बनता है ना, तो हमारी जो शक्ति है वो आनंद की गहराइयों में, डीप पावर, आनंद की गहराइयों में क्या हो जाती है, समा जाती है। ठीक है, आगे क्या है, वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, हम किसी वस्तु के जीवन को देख सकते हैं। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, मतलब आप इस तरह से अगर आप किसी नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आप उसके दुख दर्द के बारे में समझने लगेंगे। मैं सिंपल सा बताता हूँ, जैसे आप एक गाय, एक डॉग पाल लेते हैं, ठीक है, और जब उसको दुख होता है तो आपको भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जानवर है, आप भले आदमी है, लेकिन उसको आपने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो उसका कनेक्शन आपसे कनेक्शन हो चुका है। वो तो नेचर की ही चीज है ना, जानवर भी तो क्या है, नेचर का ही है ना, तो वो उससे कनेक्शन बन जाता है, तो आत्मीयता बन जाती है। उसी को यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पे जो 51 लाइन है उसको समझिए। 51 लाइन में केवल दो ही चीजें हैं, और तो उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा क्या है वो लाइनें, वो आप तो देख ही रहे हैं। इफ दिस, यदि यह, ठीक है, यदि यह बी बट अ वेन बिलीव एट ओ हाउ ऑफन, इसका मतलब क्या हुआ, इफ दिस, यदि यह सब भ्रम भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बी बट अ वेन बिलीव एट ओ
ऑफन थिंक, अब यहाँ पोएट जो पोएट का जो 5 साल बाद सीन याद हो रहा है ना, सीन जो याद आ रहा है ना, तो उस सीन की पोएट बात बता रहे हैं कि यदि यह सब भ्रम भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब उसको मजा तो आ ही गया ना, फर्क क्या पड़ता है इसमें। तो ये पोएट ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असलियत में तो उन्होंने, मतलब जो उन्होंने भ्रम देखा तो भले, लेकिन उसको मजा तो आया पोएट को, तो ये पोएट बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, हाउ ऑफन, क्या फर्क पड़ता है। 15 3 और 54 लाइन समझिए। इन डार्कनेस एंड एमिड द मैरिज शेप, ठीक है, ऑफ जॉयलेस डे लाइट व्हेन द फ्रेटफुल स्टेयर, यहाँ पे फ्रेटफुल स्टेयर मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा हलचल, चिड़चिड़ी हलचल, ठीक है। तो फ्रेटफुल मतलब चिड़चिड़ा और स्टेयर मतलब हलचल। तो रात के अंधेरे और दिन के आनंद भरे, ठीक है, यहाँ पे डार्कनेस एंड एमिड द मैनी शेप, इसका मतलब ये हुआ रात के अंधेरे और दिन के आनंद भरे उजाले के बीच में मैं कई अच्छी चीजें यहाँ देख पा रहा हूँ जो शहर में नहीं देख पाता। मतलब पोएट उस सीन को याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो शहर में मैं ये इतनी अच्छी चीजें कहाँ देख पाता, जो रात के अंधेरे में दिन के उजाले में जो मुझे ये दिख रही हैं चीजें, आनंद आ रहा है, ये मैं कहाँ शहर में देख पाता। वहां पे जहाँ पे फ्रेटफुल स्टेयर, चिड़चिड़ा हलचल होती रहती है, की पी पी और इस तरह की आवाजें आती रहती है, उसमें मैं कहाँ इतना अच्छा नजारा देख पाता, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। 55 लाइन को समझिए। अनप्रॉफिटेबल एंड द फ्यूअर ऑफ द वर्ड हैव हंग अपॉन द ब्रीटिंग ऑफ माई हार्ट, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यह शहर की जो चिड़चिड़ी भरी हलचल में बिना लाभ के, इस शहर की जो चिड़चिड़ी भरी हलचल में बिना लाभ के, है ना, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना अनप्रॉफिट लिखा है ना, बिना किसी लाभ के, ठीक है, बिना किसी लाभ के कुछ नहीं करता, यही तो दुनिया का बुखार है। फेवर लिखा ना, फेवर ऑफ द वर्ड, यहाँ पे अगर कोई पैसे किसी को ना दे तो वो उसका डॉक्टर देखने ना जाए, तो यही पोएट बोल रहा है कि जो चिड़चिड़ी भरी दुनिया है ना, यहाँ बिना लाभ के कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता, यही तो दुनिया का बुखार है। यहाँ पे सब क्या है, पैसे पैसे के लिए भाग रहे हैं, पोएट ऐसा बोल रहे हैं। 56 लाइन को समझिए। हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ द माई हार्ट, ना जाने मैंने कितनी बार अपनी आत्मा को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया, ये सीन की बात कर रहे हैं कि मतलब इस समय पैसे के कारण, पैसे में जो लोग दुनिया मर रही है, उनका जो फीवर है, जो बुखार है, वो किसकी तरफ जा रहा है, पैसे की तरफ। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बार बार नेचर तुम्हारी तरफ मुड़ रहा हूँ, ठीक है, ब्रीथिंग ऑफ माई हार्ट, जो मेरा हार्ट है उसकी जो ब्रीथ है वो तुम्हारी तरफ क्या हो रही है, टर्न टू दी, तुम्हारी तरफ मुड़ रही है। पोएट ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो न जाने मैंने कितनी बार अपनी आत्मा को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। अब आगे समझिएगा। अच्छा, इस लाइन में एक चीज और मैं आपको समझा दूं, 55 56 को फिर से समझिएगा, ठीक है, 50 अनप्रॉफिटेबल वाले को, ठीक है। इसमें देखिए मैंने बोला यह शहर की चिड़चिड़ाहट भरी हलचल में बिना लाभ के कोई कोई कुछ नहीं करता, यही तो दुनिया का बुखार है, और इसी कारण मेरी हार्ट बीट ने मेरे ऊपर बोझ डाला है ना। हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, इसीलिए मेरी हार्ट बीट ने मेरे ऊपर क्या हंग, क्या दबाव डाला है, क्या दबाव डाला है, हाउ ऑफन इट स्प्रिट हैव आई टर्न टू दी। अब इस लाइन में ये बोल रहे हैं, इस लाइन में ये बोल रहे हैं कि ना जाने मैंने कितनी बार अपनी आत्मा को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया, मैं जो स्पिरिट है मतलब आत्मा, तो मैं ना जाने हाउ एफन, मतलब पता नहीं कितने बार मैंने तुम्हारी तरफ अपनी आत्मा को मोड़ दिया, किसके तरफ, नेचर की तरफ मोड़ दिया, इस पैसे वाली दुनिया में, ठीक है। ओ साइलवन, सेल्वन वाई दाउ वॉन्डर्ड थ्रू द वुड्स, हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी। तो यहाँ पे 58 और 59 का लाइन का मतलब क्या है, ओ वाई तुम बिना काम के जंगलों में घूमती रहती हो, ठीक है। यहाँ पे साइलम को क्या बोल रहे हैं, ओ साइलम वाई, ठीक है, मतलब एक नदी है जिसको ये क्या पुकार रहे हैं, ठीक है। ओ वाई वाई मतलब वाई जो है नदी का नाम है, ठीक है। ओ वाई तुम बिना काम के जंगलों में घूमती रहती हो, थ्रू द बुड्स, जंगलों के बीच में घूमती रहती हो। हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, क्यों ना मेरी आत्मा तुम्हारे तरफ क्या हो जाए, मुड़ जाए, क्यों ना मुड़ जाए, क्योंकि तुम भी बिना काम के, बिना मतलब बिना काम के घूमती रहती, जैसे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे पास घूम रहा हूँ बिना काम के, मेरे भी कोई काम नहीं है, और ये जो बायसाइलम जो नदी है इसके भी कोई काम नहीं, ये भी जंगल जंगल देखो घूम रही है जैसे मैं घूम रहा हूँ। तो यहाँ पे पोएट ने नदी को घूमना बताया, मतलब पर्सोनिफाइड किया है।
आगे चलते हैं, 60 नंबर लाइन की बात करते हैं, 61 लाइन की बात करते हैं, ठीक है। एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिगाइज्ड थॉट विथ मैनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट। अब यहाँ पे मतलब समझिएगा इसका, ठीक है। अब तो मतलब नाउ, एंड नाउ, और अब तो मैं इस सीन को आधा भूल गया हूँ, हाफ सीन को मैं भूल गया। 5 साल हो गए ना, अब मैं आधे सीन को क्या कर चुका हूँ, भूल गया हूँ। लेकिन लेकिन यहाँ आके सब याद आ गया। अब मैं फिर से वहां पहुंचा तो सब याद आ गया, जो 5 साल पहले चीजें जो देखी थी वो सब चीजें मुझे याद आ गई। धुंधला सब चमक उठा, याददाश्त ताजा हो गई। यहाँ पे जो डिम है ना वो फेंट हो गया, मतलब जो डिम मतलब जो भूल चुका था वो सब फेंट चमक उठा है। यहाँ पे पोएट ऐसा बोल रहे हैं। कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, वाह 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 वाह। आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? मजा ना आए तो बताइएगा, ठीक है। 1981 में गए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए, तो 60 और 61 का लाइन आप लोगों को समझ में आएगा। ये लाइन पे तो मुझे भी मजा आ गया, ठीक है। क्या लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वाओ। 62 और 63 लाइन को समझते हैं, ठीक है। और इस पे क्या वो बोल रहे हैं इसको समझते हैं। एंड सम वॉट ऑफ अ शेड परप्लेक्सिटी, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा दुखी भी हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा दुखी भी हूँ और व्याकुल भी हूँ। परप्लेक्सिटी मतलब होता है व्याकुल होना, दुखी होना। सैड मतलब होता है दुखी, और परप्लेक्सिटी मतलब होता है व्याकुल व्याकुल होना। लेकिन मैं थोड़ा दुखी भी हूं और व्याकुल भी हूं, ठीक है। क्यों दुखी और व्याकुल हूं? द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइंस अगेन, ठीक है। भले ही यह पिक्चर मेरे दिमाग में वापस आ गई हो, अब पोएट संतुष्ट नहीं है। अब ये बोल रहा है कि मैं दुखी भी हूँ, व्याकुल भी हूँ। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर भले ही मेरे दिमाग में वापस आ गई हो वाइल हियर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस। अब इसका मतलब क्या हो 64 लाइन का? जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी सारी यादें बस ताजा नहीं हुई, बल्कि मुझे और भी ज्यादा इस बार सुखी हुई है। यहाँ पे अगली लाइन दोनों कनेक्टेड हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ से ये दोनों लाइन का मतलब समझा दिया हूँ कि मैं व्याकुल भी हूँ, दुखी भी हूँ। भले ये पिक्चर मेरे दिमाग में आ गई हो, लेकिन मैं भले आज यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी जो सेंस है वो इसको देख रही हो, लेकिन ऑफ प्रेजेंट प्लेजर विद द प्लीजिंग थॉट। 65 लाइन इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे दोनों लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी सारी यादें बस ताजा नहीं हुई, बल्कि मुझे और भी ज्यादा इस बार खुशी हुई है। मतलब मेरी यादें तो ताजा हुई हैं, पिछली बार से ज्यादा मुझे आज खुशी है कि मैं इस जगह पे क्या आया हुआ हूँ, घूमने आया हुआ हूँ। जय हो सीताराम। आगे देखिए 66 लाइन की मतलब समझिए। दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स एंड सो आई डियर टू होप। इस दोनों लाइन का मतलब समझिए क्या है। लाइफ और लाइफ एंड फूड मतलब लाइफ एंड फूड, इसको मैं बताता हूँ आगे क्या है ये। लेकिन आगे देखिए, दैट इन दिस मोमेंट, लेकिन खुद तो इस बात मतलब दुख तो यहाँ पे लिखा है ना, देयर इज लाइफ एंड डेथ, इट इज दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स। लेकिन बात तो ये है, उस समय में मैं युवा था। मतलब लाइफ एंड फूड का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब मैं उस समय क्या था, युवा था, है ना। मतलब जो जीवन था वो मेरा, उस समय जो था, मोमेंट जो था वो मेरा क्या था, युवा उम्र था। मतलब मैं उस समय 23 साल का था। ध्यान दीजिएगा, जब पोएट पहली बार घूमने गए थे तो 23 साल के थे, जब दूसरी बार गए थे तो 28 साल के हो गए थे, ठीक है। मतलब जिस साल में अपन लोग अभी चल रहे हैं, और अपन लोग केवल पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और वो बताइए देखिए इतनी अच्छी अच्छी पोएम लिख डाले, ठीक है। तो ये है महानता उनकी। तो दुख तो इस बात का है कि उस समय मैं युवा था, और अब मैं वैसे इंजॉय नहीं कर सकता फॉर फ्यूचर ईयर्स एंड सो आई डेयर टू होप, ठीक है। डेयर टू होप यहाँ पे ये मतलब अब मैं उस तरह से क्या कर सकता हूँ, इंजॉय नहीं कर सकता जैसे मैं पहले कर पाता था ना, उस तरह से अब मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, 68 और 69 लाइन की बात करते हैं। Through change, no doubt, from what I was when first I came among these hills when like a roe। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब मैं 5 साल पहले यहाँ आया था, तो ये लिखा दो चेंज नो डाउट, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई परिवर्तन कोई संशय नहीं है। फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट, जब मैं यहाँ पहली बार आया था, 5 साल पहले जब पहली बार आया था, तब से अब मेरी काफी फीलिंग चेंज हो गई है। मेरी फीलिंग जो है वो क्या हुई है, चेंज हो गई है। अब मैं वैसे इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे रो जो है ना, ROE, रो मतलब होता है हिरण का बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ तक की लाइन का मतलब समझिएगा, ये व्हेन लाइक अ रो ये दूसरी लाइन है, यहाँ पे इतना समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं पहली 5 साल पहले आया था, तब मैं एक अलग प्रकार से क्या कर रहा था, एंजॉय कर पा रहा था, अलग प्रकार से चीजों को समझ पा रहा था। अब मैं उस तरह से नहीं कर रहा। आई कैम अमोंग दीज हिल्स, मतलब उन हिल्स का जो मजा अब उस जब मैं दोबारा आया हूं तो नहीं ले पा रहा हूं उतना अच्छे से। इन लाइनों का मतलब समझिएगा, व्हेन लाइक अ रो, ठीक है, जब मैं हिरण के छोटे बच्चे की तरह था, मतलब जब 5 साल पहले आया था तो मैं 23 साल का था, मतलब बच्चा था। तो जब मैं हिरण के छोटे बच्चे की तरह था, आई वॉन्डेड ओवर द माउंटेन्स बाय द साइड, मैं पहाड़ों पर कूदा करता था, बाउंडेड मतलब कूदा करता था इस गहरी नदी के किनारे, ठीक है, बाय द साइड ऑफ द डीप रिवर, इस गहरी नदी के किनारे, एंड लोनली स्ट्रीम, और इन अकेली धाराओं के पास और गहरी नदी के किनारे मैं क्या करता था, मैं कूदा करता था। कैसे, हिरण के बच्चे के जैसे, क्योंकि मैं उस समय छोटा था, बच्चा था। जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, उसी तरह ये पोएट बड़ी शरारत करते थे जब पहली बार आए थे 5 साल पहले, ठीक है। 72 लाइन पे चलते हैं, ठीक है। तो 72 लाइन में, वेन एवर नेचर लेट मोर लाइक अ मैन, जहां मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रीड दैट वन, यहां पे इसका मतलब ये हुआ, जहां तक प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी एक आदमी की तरह, ठीक है, जहां तक ये नहीं सॉरी, यहाँ पे जहां तक प्रकृति की सुंदरता, वेन अवर नेचर लेट, जहां तक प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी एक आदमी की, ठीक है, मोर लाइक अ मैन, मतलब एक आदमी की तरह है, ठीक है, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग डेड ही डेड्स डेड वन, जो किसी चीज से भगा रहा है, ठीक है, जो किसी से क्या कर रहा है, मतलब देखिए सिंपल सा यहाँ पे है, जो ये प्रकृति सुंदरता फैली हुई है ना, जो ये आदमी है वो इस सुंदरता को देख के कैसा, जैसे उड़ रहा हो, जैसे चिड़िया उड़ती है ना, वैसे फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रहा हो, और उसको बहुत उसमें क्या हो रहा हो, मजा आ रहा हो, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। देन वन, जो किसी चीज से क्या हो रहा हो, उड़ रहा हो, भाग रहा हो, ठीक है, या जो किसी से, ठीक है, देन वन, या जो किसी से, नेक्स्ट लाइन है, इन तीनों लाइन को इकट्ठा लेके चलते हैं, ठीक है। 74, हु सॉट द थिंग ही लव्ड फॉर नेचर देन the coarser pleasure of my boys days and their glad animal moment all gone by। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ समझिएगा, 74 समझिएगा, फॉर नेचर देन, ठीक है, या जो किसी से प्यार करता है और उसे पाना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है वो थी, ये जो आपका लव्ड वाली लाइन है ना, थो शॉर्ट बी थिंग बी लव्ड, ठीक है, जो उससे क्या करता है, प्यार करता है, उसे पाना चाहता है। आगे की लाइन समझिएगा, उस समय, दैट देन वन, ये जो देन वन है ना, उस समय फॉर द नेचर देन, ठीक है, उस समय मेरे लिए नेचर सब कुछ था। उस समय 23 साल की उम्र में मेरे लिए जो नेचर है ना वो सब कुछ था। मेरे बचपन के, ठीक है, माई बॉयज डेज, मेरे बचपन के वह खुशनुमा दिन, मेरे बचपन के वह खुशनुमा दिन, एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट ऑल गॉन, और जानवरों वाले मोमेंट सभी चले गए। जो मेरी चाल, जो मैंने बताया था ना कि मैं जानवरों की तरह कूदता था, हिरण के जैसे कूदता था, तो वो सब दिन मेरे चले गए। मुझे अब ना उतना मजा नहीं आ रहा जितना पहले आता था, ऐसा पोएट कहने की कोशिश कर रहे हैं। 77 लाइन में समझिए, 77 लाइन में क्या है, टू मी वॉज ऑल इन ऑल आई कैन नॉट पेंट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अब मैं उन्हें बता नहीं सकता, मतलब यहाँ पे टू मी वॉज ऑल इन ऑल, मतलब वो चीजों को अब मैं बता नहीं सकता, आई कैन नॉट पेंट, मैं मतलब उसको अब उकेर नहीं सकता, उसका मैं चित्रण नहीं कर सकता, मतलब उस समय जो मजा आया है ना वो उसका चित्रण मैं अब नहीं कर सकता। वॉट देन आई वॉज द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना, साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब वाटरफॉल की जो आवाज है ना उसकी बात हो रही है, और वह वाटरफॉल की आवाज आज तक मेरे दिमाग में है, दिमाग में गूंज रही है, व्हाट देन आई वाज, और मेरे दिमाग में वो आवाज आज तक गूंज रही है। 79 80 लाइन के मतलब समझिए। मजा आ रहा है ना आप लोग को पढ़ने में, एक बार कमेंट कीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। परप्लेक्सिटी मीन्स कंफ्यूज्ड, मतलब वही व्याकुल कर देना, ठीक है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, मैं व्याकुल हूं एक तरफ से। सर यह सिस्टम के मेन्यू आ जाता है स्क्रीन पर,
सिस्टम का मेन्यू आ जाता है, ये तो मैं भी समझा, सिस्टम का नहीं पता मुझे। चलिए देवियों सज्जनों, आगे आप लोग को मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और नहीं आ रहा तो बताइए, फिर उसकी तरह से और मजा लगाएं, आपको फिर गाना सुनाएंगे, ठीक है। चलिए 79 पे चलते हैं। haunted me like a passion then the tall rock, the mountain and the deep and gloomy wood। यहाँ पे जो बात हो रही है, वह बड़ी चट्टान, haunted me like a passion the tall rock, वो लंबी चट्टान, पहाड़ और यह गहरा सुनसान जंगल, सब मेरे दिमाग में आज तक है। द माउंटेन एंड डीप एंड ग्लूमी वुड, ये जितनी भी चीजें हैं ना, सब मेरे दिमाग में आज तक है। मैंने सब जो 5 साल पहले देख के क्या हूं ना, सब मेरे दिमाग में आज तक घुसे हुए हैं। आगे की लाइन समझिए। their colors and their forms were then to me an appetite, a feeling and a love। इसका मतलब हुआ, इन चट्टानों और पहाड़ों के रंग, जो रंग है ना, कलर जो है ना, इन चट्टानों पहाड़ों के रंग और आकार सब मुझे याद हैं, कुछ मुझे भूला नहीं है, ठीक है। एपिटाइट मतलब होता है भूख, इनकी मुझे उस समय भूख थी, मतलब जब 23 साल का था ना, तो मुझे यही सब तो चाहिए था, इसी की तो मुझे भूख थी उस समय। इनके लिए फीलिंग और प्यार था, इनके लिए मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग थी, बहुत ज्यादा प्यार था, जो अब थोड़ा कम हो गया है, ऐसा पोएट कहेंगे आगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने एक बार पढ़ ली है इसको अच्छे से। 83 और 84 को समझिए। दैट हैड नो नीड टू अ रिमोटर चार्म बाय थॉट सप्लाइड नॉट एनी इंटरेस्ट। फिर क्या हुआ, उस चीज के लिए किसी दूर के चार्म की जरूरत नहीं है, मतलब उस चीज के लिए उस किसी चीज की चार्म की जरूरत नहीं, किसी रिमोट की जरूरत नहीं है। और यह विचार तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, बाय थॉट सप्लाइड, ये जो दिमाग, जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, नॉट एनी इंटरेस्ट, इसका कोई इंटरेस्ट संबंध नहीं है। आगे चलते हैं, वर्ड में देखते हैं और क्या है। एडी unbroad from the eye that time is past and all its aching joys are now no more। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझिएगा, यही है जो मेरे दिमाग मेरी आंखों से देख रहा है, ठीक है, यह मेरा पर्सनल अनुभव है, वह टाइम गुजर गया। मतलब यहाँ पे दैट टाइम वॉज पास्ट, अब वो जो समय था वो चला गया, ठीक है। जो मैंने जो देखा है वो समय तो अब चला गया, ठीक है। उस समय में दर्द की, एक्टिंग मतलब दर्द, उस समय में दर्द में भी एक मजा देता था, मतलब दर्द भी एक मजा देता था, वो अब नहीं रहा। पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं, ऑल इट एक्ट्स जॉय आर नाउ नो मोर, मतलब उस समय का जो एक्ट था वो मुझे क्या करता था, मजा देता था, वो भी अब नहीं दे रहा। देखिए कितना मजा आया ना इस पोएम को पढ़ के। अभी और पोएम है, ये बाकी आधी पोएम हुई है, लेकिन हम इसको अभी पूरी खत्म करेंगे आज, इसी सेशन में पूरी लंबी पोएम खत्म करेंगे। आप लोग को ये नहीं सोचना कि हम बीच में कहीं चले जाएं, ऐसा नहीं, पूरी पोएम को अच्छे समझते हैं और एक ही वीडियो में खत्म करते हैं, ठीक है। और ग्रामर वाला जो हमारी दूसरी क्लास होगी उसको आज पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन इसको पूरा पढ़ेंगे क्योंकि मजा बहुत आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देवियों सज्जनों, और पढ़ते हैं और मजा लेते हैं इस चीज का, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, 85 लाइन पे हम पहुंच गए थे, 86 लाइन पे पहुंच गए थे, आप लोग को मजा आ रहा होगा ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं। और यहाँ पे जो हमारी अगली लाइन है, 87 और 88, एंड ऑल इट तेजी रैप्चर्स नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मॉन नॉर मरमर अदर गिफ्ट। अब यहाँ पे इसका गिफ्ट, इसका मतलब क्या हुआ, तो 87 88 लाइन का मतलब समझिए। डेजी रैप्चर मतलब चक्कर आना होता है, ठीक है। इस दिन मैं रोने और बड़बड़ाने वाला नहीं हूँ, मतलब इस समय अब मैं डेजी रैप्चर मतलब अब मैं रोने बड़बड़ाने वाला नहीं हूँ, चक्कर करवाने वाला नहीं हूँ। नॉट फॉर दिस, ये करने वाला मैं नहीं हूँ। फेंट आई नॉर मोर नॉर मरमर अदर गिफ्ट, बल्कि प्रकृति ने मुझे दूसरे गिफ्ट दिए हैं इस हानि के लिए। मतलब देखिए, जो 23 साल की उम्र में इन्होंने जो चीजें देखी थी उसमें जो मजा आया था ना, वो अब नहीं आ रहा, मतलब वो उनकी हानि हुई कि अब वो मुझे मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि वो भले मुझे मजा नहीं आ रहा, लेकिन इसके लिए मुझे इसके लिए मैं बड़बड़ाऊंगा नहीं, मरमर साउंड नहीं करूंगा कि मैं प्रकृति को कुछ बोलने लगूं। मैं बस ये है कि मेरे इसके लिए मुझे अदर गिफ्ट भी तो मिले हैं, पोएट ने मुझे अदर गिफ्ट दे दिए, ठीक है। वो गिफ्ट क्या है उनकी बात आगे जिक्र होगा। 89 पे देखिए, हैव फॉलोड फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव, ठीक है। आई हैव फॉलोड सच लॉसेस, मतलब वो जो मुझे नुकसान हुआ है ना, बल्कि प्रकृति ने मुझे गिफ्ट दिए हैं इस हानि के लिए, ठीक है। फॉलोड फॉर सच लॉसेस, ये जो लॉस हुआ है ना मेरा ने ये जो फॉलोड फॉर सच, ये जो लॉस हुआ है ना, उसके लिए मुझे प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं। आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस फॉर आई हैव लर्न, ठीक है।
मैं सीख चुका हूँ, ठीक है, आई हैव लर्न, मैं सीख चुका हूँ प्रकृति को कैसे देखना है, मतलब जो प्रकृति है ना उसको कैसे देखना है ये मैं सीख चुका हूँ। टू लुक ऑन नेचर एज इन द आवर, इसका मतलब ये हुआ उस तरह नहीं देखना जैसे देखना, मतलब नेचर को किस तरह से देखना है ये चीज मैं मुझे पता चल गया। उस तरह से नहीं देखना जैसे मैं 23 साल की उम्र में देख रहा था ना, उस तरह से नहीं देखना, इसको और गहराइयों से देखना है, इसमें और चीजों को देखना है। इस ये जो देखना है वो मैं अब समझ गया हूँ प्रकृति को कैसे देखना है, ठीक है। 92 93 लाइन को समझिए। of thoughtless youth but hearing oftentimes the still said music of humanity। यहाँ पे हुआ युवावस्था में मैं देखता था, युवावस्था मतलब जब मैं छोटा था ना, युवावस्था में मैं देखता था, विचार करता था, लेकिन प्रायः मुझे सुनाई पड़ता था कि मानवता का दुख भरा गाना। मतलब मैं पहले क्या करता था, जब ये देखता था ना थॉटलेस यूथ, मतलब मैं जो ऐसे यूथ को देखता था जो थॉटलेस होते थे, ठीक है, युवावस्था में मैं देखता था, लेकिन प्रायः सुनाई पड़ता था, कैसा सुनाई पड़ता था, बट हियरिंग ऑफन टाइम, ऐसा सुनाई पड़ता था, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ हिंटी, मानवता का दुख भरा गाना, ठीक है, मानवता का जो गाना है ना दुख भरा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए, ठीक है, और वो हमें मिलता नहीं था। तो पोएट ने बोला कि वो जो मैं सुनता था ना उसके बारे में क्या बोलते हैं, नो हार्स नोर ग्रेटिंग थ्रू of ample power to chasten and subdue and I have felt। यहाँ पे जो सबड्यू मतलब होता है उसका मतलब होता है बसीभूत होना, चेस्टन मतलब होता है कठोर मन को, ठीक है, कठोर मन को चेस्टन, सबड्यू मतलब होता है बसीभूत। तो यहाँ पे दोनों लाइन का मतलब समझिए। बस गाना ना तो कर्कश है, मतलब वो जो गाना है वो ना तो कर्कश है और ना ही अच्छा, लेकिन वह गाना हमें करेक्ट करने के लिए होता है। कौन सा गाना, जो प्रकृति का जो प्रकृति को जो सोचना देखना होता है ना, वो प्रकृति को, अगर प्रकृति से हमें जो काइंडनेस और लव मिलता है ना, वो गाना जो है ना कर्कश होता ना अच्छा, लेकिन वह गाना हमें करेक्ट करने के लिए क्या होता है, काफी होता है, ठीक है। आगे क्या होता है, अब ये प्रकृति को दूसरे तरह से देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, प्रकृति को वो दूसरे, अब 28 साल की उम्र के हिसाब से देख रहे हैं, पहले 23 साल की उम्र के हिसाब से देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे वो कुछ चीजें बता रहे हैं, क्योंकि जो पोयम है ये 3 पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो ये सेकंड वाला पार्ट अभी चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट में डोरथी आएगी, ठीक है, मतलब उनकी बहन। द चस्टन एंड सबड्यू एंड आई हैव फेल्ट, ठीक है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, फील, मैंने इसको क्या किया है, फील किया है। आगे चलते हैं, 96 97 लाइन को समझते हैं। यह गाना की उपस्थिति मुझे फोर्स कर रही है, मतलब ये जो गाना है ना इसकी जो उपस्थिति है मुझे फोर्स कर रही है कि मैं अपने थॉट्स को ऊपर उठाऊं, मतलब ये जो गाने की उपस्थिति है मुझे फोर्स कर रही है कि मैं अपने थॉट्स को ऊपर उठाऊं, ठीक है। और प्रकृति की पावर सभी जगह गहराई से मिली हुई है, ठीक है, मिला हुआ, ठीक है, प्रकृति ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, इंटरफ्यूज मतलब होता है मिला हुआ होना, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन है इसका मतलब, ठीक है, इन 3 लाइनों को मतलब समझिए। यहाँ पे यह गाना की जो उपस्थिति है मुझे फोर्स कर रही है कि मैं अपने थॉट्स को ऊपर उठाऊं, ठीक है, अपने थॉट्स को एलिवेट करूं, ठीक है, ऊपर उठाऊं, ठीक है। इंटरफ्यूज मतलब होता है मिला हुआ ना। तो प्रकृति की पावर सभी जगह गहराइयों से मिली हुई है, जो प्रकृति की पावर है ना, जो उसकी शक्ति है ना, वो हर जगह क्या है, मिली हुई है। मतलब जैसे इतना जो नदी बह गई, कैसे अपना रास्ता बना ली, पहाड़ कैसे खड़े हो गए, तो ये जो पावर है ना, ये पावर क्या है, हर जगह है, ये प्रकृति की देन है। इसकी बात कर रहे हैं पोएट हमारे। 99 और 100, जो यही whose dwelling is the light of setting sun and the round ocean and the living air, जो रह रही है, ठीक है, whose dwelling, dwelling मतलब होता है निवास करना, रहना, तो जो रह रही है डूबते हुए सूर्य में भी, मतलब वो जो शक्ति है ना, वो जो पावर है ना, वो सूर्य, डूबते हुए सूर्य में भी है, घूमते हुए समुद्र में भी है और बहती हुई हवा में भी है। मतलब वो जो पावर है, नेचर की पावर हर जगह है भैया। सूर्य जो उग रहा है उसमें भी है, ठीक है, जो समुद्र है उसमें भी है और बहती हुई हवा में भी है। ऐसा हमारे पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। बड़ी ये 100 लाइन पूरी हो गई, सेंचुरी हो गई हमारी, ठीक है। मजा आ रहा हो तो तालियां बजा दीजिएगा सेंचुरी होने पे, ठीक है। आगे चलते हैं और समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए, ये इतनी बेस्ट पोयम है कि इसको मुझे लग रहा है कि मैं आपको पढ़ाते ही जाऊं, ठीक है। एंड द ब्लू स्काई एंड इट द माइंड ऑफ मैन, अ मोशन एंड दैट इम्पल्स,
अब यहाँ पे इसका मतलब इम्पल्स मतलब होता है इंस्पायर करना, ठीक है, इंस्पायर करना। और इस नीले आसमान में भी है कौन? पावर। और इंसान के दिमाग में भी है कौन? पावर। इस पावर का मोशन, इस पावर की जो गति है, इस पावर का जो मोशन है, और इस पावर की जो स्पिरिट हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर करती है, सोचने पर मजबूर करती है, इंस्पायर करती है, पोएट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल थिंकिंग थिंग्स। ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स, सभी चीजों को सोचने के लिए इंस्पायर करती है, इन सभी चीजों को सोचने के लिए, थिंकिंग थिंग मतलब सोचने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करती है? इम्पल्स, इंस्पायर करती है। इसीलिए मैं आज भी एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, इसीलिए आज भी मैं इस पे क्या हूं? मरता हूं, इस पे क्या करता हूं? थ्रू करता हूं, ठीक है, इस पे डिपेंड करता हूं। आगे चलते हैं। देयर फॉर एम आई स्टिल, यहाँ पे जो देयर फॉर एम आई स्टिल लिखा है ना, लवर ऑफ, मतलब इस पे आज भी मैं क्या करता हूँ? स्थिर रहता हूँ, जुड़ा रहता हूँ। यहाँ पे पोएट, यहाँ पे ये लाइन है, अ लवर्स ऑफ मिडोप्स एंड द बुड्स। मिडोस मतलब होता है घास के मैदान, बुड्स मतलब होता है जंगल। तो ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ घास के मैदानों से, जंगल से, क्योंकि इसके पास एक डिवाइन पावर है जो आदमी को क्या करती है? जीवित रखने में, उसको अच्छा बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। एंड माउंटेन्स एंड ऑफ ऑल दैट बी वी होल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ ऑफ ऑल द माइटी वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, और मैं इन सब चीजों को क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। किसको? माउंटेन्स को करता हूँ, उसको क्या करता हूँ? बिहोल्ड, देखता हूँ। तो यहाँ पे ये पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ ऑफ ऑल द माइटी वर्ड, जो इस ग्रीन अर्थ से जुड़ी हुई है, इस बड़े संसार से जुड़ी हुई है, ठीक है, इस ग्रीन वर्ड और इस बड़े संसार से जुड़ी हुई है, माउंटेन्स, रिवर, इन सबको मैं देखता हूँ और इनसे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, इन दो लाइनों को और समझते हैं। 108 109, ठीक है। वन आई, वन आई एंड ईयर, ठीक है, आंख और कान की बात हो रही है। बोथ वॉट दे हाफ क्रिएट एंड वॉट परसीव वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज, वो हर चीज जिसे तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, वह सब मुझे क्या करती हैं? मजा देती हैं, मुझे आराम देती हैं, ऐसा पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे प्लीज मतलब खुशी प्रदान करती हैं, और इनको मैं क्या करता हूँ? पहचानता हूँ। ये मुझे सब क्या करती हैं? मजा देती हैं और मुझे आराम देती हैं। आगे चलते हैं। द नेचर, ठीक है, द नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ सेंस, मतलब ये जो जो नेचर है ना, और जो चीजें मुझे बताती है ना, उसका जो लैंग्वेज, उसका जो तरीका है, वो सब मुझे क्या करता है? मजा देता है, और मुझे क्या करता है? उन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करने में क्या करता है? आनंद देता है, ठीक है। आगे 111 112 लाइन को समझते हैं। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, यह मेरे थॉट्स को प्योर करने के लिए, मेरे जो थॉट्स है ना, उनको अच्छा करने के लिए, प्योर करने के लिए एंकर का काम करती है। एंकर मतलब समझते हैं? एंकर मतलब जो वो होता है ना, नाव होती है। नाव में क्या होता है? एक डंडा लगा होता है, जिसको डंडे से क्या करते हैं? पानी को पीछे करते हैं और फिर आगे जाती है नाव। तो वही है, मेरे थॉट्स को प्योर करती है, जिससे, और एक नर्स की तरह, एक एंकर की तरह क्या करती है? काम करती है। नर्स भी क्या करती है? नर्स क्या करती है? उसका काम क्या होता है? आपको कठिनाई के वक्त, बीमारी के वक्त आपको सहारा देना, तो वही काम है। द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, मेरी नर्स, मेरी गाइड, और मुझे बड़े की तरह, ठीक है, मुझे बड़े की तरह क्या करती है? बड़े की तरह ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग, हृदय और आत्मा को क्या करती है? मोरल देती है। यहाँ पे ये तीनों लाइन का मतलब इकट्ठा है। यह मेरे थॉट्स को प्योर करने के लिए एंकर है, मेरी नर्स, मेरी गाइड, और मुझे बड़े की तरह हृदय और आत्मा का क्या करती है? मोरल देती है, ठीक है, मतलब अच्छा आदमी बनाए रखने में मेरा क्या करती है? सहायता करती है। 114 115 लाइन को समझिए। नो नॉर पर चांस, ठीक है, इसका कोई चांस ही नहीं है। किसका चांस नहीं है? इफ आई वर नॉट दस थॉट शुड आई द मोर, यदि मुझे उस वक्त सिखाया ना होता तो मैं भी इस, आई वर नॉट दस थॉट शुड आई द मोर, यदि मुझे उस वक्त सिखाया ना गया होता तो मैं भी इस, सफर माई जेन्युइन स्पिरिट टू डिके, इसका मतलब हुआ काइंडनेस और सिंपथी को वेस्ट नहीं जाने देता,
ठीक है, अगर मैं उस समय क्या करता, उस समय मैं इस समय जैसा सोचता, तो उस समय भी क्या होता, मैं काइंडनेस और सिंपैथी को बेस्ड जाने नहीं देता। मतलब जो मैं नेचर से अब सीख रहा हूँ, वो उस समय अगर मैं उस समय सीख लिया होता, तो मैं इस चीज को बेस्ड नहीं जाने देता। मतलब उसको जो देखने का नजरिया है ना, वो अगर मैं उस समय सीख लिया होता, तो आज मैं इस चीज को डिके बेकार नहीं जाने देता। For thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear friend, and in this boy I catch। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पोएम शिफ्ट करेगी थर्ड पार्ट में, ठीक है। 117 लाइन में क्या बोलता है, इस खूबसूरत नदी, इस खूबसूरत नदी का किनारा, बैंक ऑफ बोल रहे हैं ना, बैंक, बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, ठीक है। इस खूबसूरत नदी का किनारा, किनारे तुम मेरे साथ हो मेरे प्रिय मित्र। मेरे प्रिय मित्र कौन, मेरे प्रिय मित्र, मेरी बहन। यहाँ पे प्रिय मित्र जो है अपनी बहन डॉरथी के लिए बोला है। यहाँ पे थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया 117 लाइन से, ठीक है। मेरे इस नदी के किनारे, सुंदर नदी के किनारे तुम जो मेरे साथ हो मेरे प्रिय मित्र, प्रिय मित्र मतलब सिस्टर, ठीक है। माई डियर डियर फ्रेंड एंड इन द बॉयज आई कैच। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ, तुम तो यहाँ पहली बार आई हो, ठीक है। यहाँ पे पहली बात ये तो समझ लीजिए, डियर डियर फ्रेंड मतलब समझ गए ना। इन द थाई बॉयज आई कैच, मैंने तुम्हारे अंदर झांक लिया है, तुम्हें मैंने कैच कर लिया है। क्या कैच कर लिया है, आगे 120 121 लाइन में समझिए। तुम तो यहाँ पहली बार आई हो ना, द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग, शूटिंग लाइट्स। यहाँ तुम तो पहली बार आई हो ना, यहाँ फॉर्मर फर्स्ट टाइम पहली बार आई हो ना, तुम तो यहाँ पहली बार आई हो ना, तो मैं यह तुम्हारी लैंग्वेज में फील कर सकता हूँ, कैच कर सकता हूँ, जो मुझे यह पहली बार आने में मिला था। मतलब तुम यहाँ पे पहली बार आके जो देख रही हो ना, वही मैं 5 साल पहले आकर के ये देख चुका हूँ, मैं तुम्हारे अंदर झांक चुका हूँ, मैं तुम्हारे अंदर झांक कैच कर चुका हूँ उस चीज को, कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे अंदर क्या थॉट आ रहे हैं, तुम्हारी क्या लैंग्वेज है, वो सब मैं समझ रहा हूँ, वो सब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आई फील ऑलरेडी बिफोर 5 years, 5 साल पहले ही मैंने क्या कर लिया, ये सब चीजें फील कर ली हैं। 122 लाइन देखिए, ऑफ थाई बाइल्ड आई ओ एट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस। मैं देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, मैं तुम्हारी जो ये गहरी आंखें ना, बाइल्ड आईज, जो ये तुम्हारी गहरी आंखें ना, इसमें मैं देख सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। क्या रीड कर सकता हूँ, और ओ, और क्या मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ, यहाँ पे क्या, मे आई बिहोल्ड इन दी, मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ, तुम्हारी आंखों, जो गहरी आंखें हैं, वाइल्ड आइज है उनकी आंखें, क्या मैं देख सकता हूँ, व्हाट आई वॉज वंस, व्हाट आई वॉज वंस मतलब तुम्हारे अंदर मैं देख सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट टाइम रिएक्शन कैसा था। आई वॉज वंस मतलब जो तुम्हारा रिएक्शन था, जो मेरा रिएक्शन था, क्या मैं तुम्हारे अंदर झांक के देख सकता हूँ, तुम्हारी गहरी आंखों के अंदर देख सकता हूँ। यहाँ पे बहन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। माई डियर डियर सिस्टर, मेरी प्रिय बहन, एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं यही प्रे करता हूँ, आई मेक प्रेयर, मैं यही प्रेयर करता हूँ, नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, और मैं यह बात जानता हूँ, यह बात जानता हूँ कि नेचर उसे धोखा कभी नहीं देती, ठीक है। मैं यह बात जानता हूँ मेरी प्रिय बहन, और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि नेचर कभी धोखा नहीं दे सकती। किसको धोखा नहीं दे सकती, ध्यान दीजिएगा आगे 26 27 लाइन पे। धोखा नहीं देगी जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा है, द हार्ट दैट लव्ड हर, जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा है, दिस हर प्रिविलेज, यह उसका खास गुण है, प्रिविलेज मतलब गुण, ठीक है। तो यह उसका खास गुण है, जिसने नेचर को सच्चे दिल से चाहा है, नेचर उसको कभी धोखा नहीं दे सकती। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ हिज आवर लाइफ टू लीड, नेचर हमें एक बाद एक सुख देती रहती है। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लीड, मतलब जो नेचर है वो हमको फ्रॉम जॉय टू जॉय, एक के बाद एक आनंद, एक के बाद एक खुशी देती रहती है। जिसने नेचर को चाहा है, नेचर उसको कभी धोखा नहीं देती, और एक के बाद एक खुशी देती रहती है, ठीक है। 28 29 की लाइन समझिए, ठीक है। फॉर सी कैन सो इन्फॉर्म, वह हमारे साथ है, ठीक है, और हमको बताती रहती है, विथ अस, वह हमारे साथ है, हमको बताती रहती है, और वह हमारे साथ पूर्णता है, ठीक है, विद इन अस, ठीक है, वो हमारे साथ पूर्णता है, ठीक है, और हमें बुलंद विचार देती है, ठीक है,
और हमको क्या करती है, लॉफ्टी थॉट्स, मतलब हमें बुलंद विचार देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लाइनों का मतलब ये हुआ, वो हमको इन्फॉर्म कर सकती है, हमको बताती रहती है, और हमारे माइंड को, हमारे हर चीज में क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है। और हमारे जो थॉट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन आगे चले गए हैं, यहाँ पे ब्यूटिस और एंड सोफीड, यहाँ पे वो हमें क्या करती है, बुलंद विचार देती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझिए। ये एंड सो फीड जो है वो अगली लाइन का है। ठीक है, पोएम ऐसी लिखी गई है कि आप लोग को लग रहा होगा कैसे इसमें आ रहा है विचार। ठीक है, एंड सो फीड with lofty thoughts, that neither evil tongues, नेचर हमें ऐसे थॉट देती है जो हमें बुरा, है ना, हमें बुरे समय पे क्या करते हैं, एक और लाइन लीजिए यहाँ पे, एंड सो फीड with lofty thoughts that neither evil tongues rush judgment nor the sneers of selfish man। अब यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं, नेचर हमें ऐसे थॉट देती है जो हमें बुरा बोलने बोलने वाले लोगों से क्या करती है, जल्दबाजी में फैसला लेने वालों लोगों से। अब ये कुछ चीजें बता रहे हैं कि जो जल्दबाजी में फैसला लेता है, जो बुरा बोलने वाले लोग होते हैं, जो मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं, जो सेल्फिश मैन, और क्या होते हैं वो सेल्फिश मैन जो होते हैं उन, या फिर जो नीचा दिखाने वाले लोग होते हैं, या बोरिंग लोग से हमें क्या करती है, बचाने का काम करती है। कौन? नेचर। जो नेचर है ना, वो हमें क्या करती है, इन सभी तरह के लोगों से, जो लॉफ्टी मतलब जो बेकार, जो एविल टंग्स वाले लोग होते हैं, रस जजमेंट वाले लोग होते हैं, जो स्नीयर्स और सेल्फिश मैन होते हैं, उन सब से जो है वो नेचर हमको क्या करती है, बचाती है। नॉर ग्रीटिंग वेयर नो काइंडनेस इज नॉर ऑल, ठीक है, वो हमको क्या करती है, इन सब चीजों से, गंदे लोगों से क्या करती है, बचाने का काम करती है। ठीक है, ठीक है, नॉर ग्रीटिंग्स वेयर सो काइंडनेस इज, नीचा दिखाने वाले लोगों या बोरिंग लोगों से क्या करती है, बचाने का काम करती है। आगे चलते हैं, प्रिवेल अगेंस्ट अस डिस्टर्ब। अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं ना, ये जो लाइनें हैं सब कवर हो गई उसी में जो मैंने आपको बताया, यहाँ डिस्टर्ब तक। ठीक है, प्रिवेल अगेंस्ट अस, वो हमको वहां से क्या करती है, बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, आगे चलिए, अब इन लाइनों का मतलब समझिए। or disturb our cheerful faith that all which we behold is full of blessing, therefore let the moon। अब यहाँ पे मतलब है, जो भी हम नेचर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब जो नेचर को हम देखते हैं ना, जो नेचर की चीजें हैं ना, चीयरफुल फेथ दैट विच वी बिहोल्ड, जो भी हम नेचर की चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं, वह सब हमें खुशी देती हैं। अवर चीयरफुल फेथ, जो हम नेचर को देखते हैं, जितनी भी चीजों को देखते हैं, वो हमको क्या करती हैं, चीयरफुल, मचा देती हैं, आनंद देती हैं, खुशी देती हैं। ठीक है, इन फुल ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है, फुल ऑफ ब्लेसिंग, देयरफॉर लेट द मून, तुम्हें चांदनी रात में अकेले चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पोएट ने बोल दिया अपनी बहन को, देयरफॉर, सब हमें क्या कहती है, मजा देती हैं, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन थाई सोलिटरी वॉक, तुम्हें इस मून लाइट पे, जो चंद्रमा की जो चांदनी है, रात है, उसकी जो शाइन है, उस पे तुमको अकेले सॉलिट्यूड वॉक, तुम्हें चलना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अकेले चलना चाहिए। ठीक है, एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, उस समय धुंध भरी हवा तुम्हें टकराएगी, मतलब तो जब चांदनी रात में तुम अकेले चलोगी ना, तो जो माउंटेन की जो विंड है ना, जो हवा, वो तुमसे आके टकराएगी। द टू ब्लो अगेंस्ट दी, वो तुमसे आके क्या होगी, टकराएगी। कौन? जब तुम चंद्रमा की चांदनी में अकेले चलोगी, तो पहाड़ की जो हवा है वो टकरा कर तुमसे टकराएगी, तब तुम्हें और मजा आएगा। ये पोएट क्यों बोल रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, 140 लाइन पे, 140, 41, 42 लाइन पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं अगेंस्ट दी, कुछ सालों बाद, इन आफ्टर ईयर्स, कुछ सालों बाद यह आनंद भी तुम्हारे लिए सोबर हो जाएगा, यह आनंद भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, सोबर प्लेजर हो जाएगा। ठीक है, सोबर हो जाएगा, सोबर मतलब आनंद देने वाला हो जाएगा। जैसे आज मैं फील कर रहा हूँ ना 5 साल बाद, ऐसा मैं एक्चुअली कर चुका हूँ पहले, इसलिए मैंने तुमको बोला कि तुम इस चांदनी रात में जो है घूमो, जिससे तुम्हें हवा टकराएगी, तुमको आनंद आएगा। तो ये चीज मैं पहले कर चुका हूँ, और वही चीज मुझे आज आनंद देती है, मैं तुमको बता रहा हूँ।
जैसे मेरे लिए हुआ मैच्योर्ड होने पर, अब तो मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं हो चुका हूँ मैच्योर्ड, ठीक है, मैच्योर्ड हो चुका हूँ। अभी तुम छोटी हो मुझसे, तो क्या है, अब तुमको ये क्या होगा, मजा दे रही होगी, उसी तरह ये मजा मैं जो है ले चुका हूँ, ठीक है। व्हेन दाई माइंड, जब तुम्हारा दिमाग, ठीक है, जब तुम्हारा दिमाग, व्हेन दाई माइंड, जब तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग की तरह याद करेगा, ठीक है, जब तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग की तरह सोचेगा, याद करेगा, क्योंकि 5 साल बाद जब तुम जब 5 साल हो जाएंगे इस जगह को, तो तुम वैसा ही सोचोगे जैसे मैं सोच रहा हूँ। जब तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग की तरह याद करेगा, जैसे मेरा दिमाग कर रहा है, तो क्या होगा, तो होगा दाई मेमोरी बी एज बी ड्वेलिंग प्लेस, तो तुम्हारी यादें एक रहने की जगह बन जाएंगी। ड्वेलिंग प्लेस मतलब तुम्हारी जो यादें हैं मेमोरी है, वो एक रहने का प्लेस, एक रहने की जगह बन जाएंगी तुम्हारी याद। जैसे मुझे अभी याद आता है ना कि जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं ऐसा होता हूँ, तो मुझे याद आने लगती हैं चीजें, तो वो तुम्हें भी याद आएंगी। अब ये बहन को समझा रहे हैं। 145 लाइन पे चलते हैं, 146 लाइन पे चलते हैं, और 147 लाइन पे चलते हैं। इन तीनों लाइनों को इकट्ठा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर ऑल स्वीट साउंड एंड हार्मनीज ऑफ देन, इफ सॉलिट्यूड ऑफ फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन विथ वॉट हेलिंग थॉट्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इस स्वीट साउंड, ये जो स्वीट साउंड है ना, जो कान को अच्छा लगता है, स्वीट साउंड, एंड हार्मनीज के लिए, हार्मनीज मतलब जो अकेलापन है, जो एकता है, जो सामंजस्य है, इसके लिए, ठीक है, ऑफ देन, ऑफ देन तब, ऑफ देन अकेलापन, ठीक है, ऑफ इफ सैलिट्यूड अकेलेपन के लिए, भय, फियर, पेन दर्द, दुख, यह सब तुमको सताएंगे, शुड बी थाई पोर्शन, सताएंगे और तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो ये स्वीट साउंड है ना, ये जो सामंजस्य है ना, ये जो यहाँ पे तुमने प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रखा है ना, ये जो तो अकेलापन है ना, ये जो भय है ना, ये जो दर्द है ना, ये जो दुख है ना, ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। विथ वॉट हीलिंग थॉट्स, ये सब चीजें तुमको क्या करेंगी, याद आएंगी। तब तुम अपने चलते हुए थॉट्स के कारण मुझे याद करोगी, ठीक है। वॉट हीलिंग थॉट्स, तुम इस हिलते हुए चलते हुए थॉट्स के साथ, ऑफ टेंडर जॉय विथ बिल्ड रिमेंबर मी, तब तुम इस जॉय के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या करोगी, मुझे याद करोगी कि भैया ने मुझे घुमाया था उस जगह पे, भैया ही इस काम किए थे, नहीं तो मैं ना घूम पाती। ये पोएट बोल रहे हैं। 149 और 150 को लाइन को समझो। exhortation यहाँ पे मिला है ना एक वर्ड, एंड दीज माई exhortations नॉर perchance if I should be where I no more can hear। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, मेरे द्वारा दिए गए उपदेश को, एंड दीज माई exhortation, ये उपदेश हुआ ना, तो exhortations जो मेरे दिए गए उपदेश को, इसका चांस नहीं है, ठीक है, इसका चांस नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे ऐसे ऊपर वाली लाइन के साथ कनेक्टेड है। जो जो तुम्हारे हीलिंग थॉट्स है ना, उसके लिए तुम मुझे याद करोगी। जो ये क्या है, जो मैंने तुमको उपदेश दिए ना, इसलिए तुम मुझे क्या करोगी, याद करोगी, ठीक है, ऐसा है एक्चुअली। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। नो प्री चांस, इसका चांस ही नहीं है। क्या इसका चांस नहीं है, इफ आई शुड बी बेयर आई नो मोर कैन हियर थाई वॉइस नॉर कैच फ्रॉम थाई वाइल्ड आई दीज ग्लीम्स, ठीक है। इसका कोई चांस ही नहीं है। किसका चांस नहीं है, कि फ्यूचर में अगर तुम्हारी आवाज ना सुन पाऊं, आई शुड बी हेयर आई नो मोर कैन हियर, मतलब फ्यूचर में अगर तुम्हारी आवाज ना सुन पाऊं, ठीक है, दाई वॉइस तुम्हारी आवाज, नॉर कैच ना सुन पाऊं, कैच कर पाऊं, फ्रॉम दाई वाइल्ड आईज, मतलब यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि मैं कहीं, हो सकता है मैं डेथ हो जाए मेरी, ठीक है, तो यहाँ पे पोएट जो है वो डेथ की बात कर रहे हैं। अगर मेरी डेथ हो जाए और बीते हुए सीन को तुम्हारी आंखों में ना देख पाऊं, तो क्या तुम भूल जाओगी। यहाँ पे आइए, ये लाइन पे आइए। इसका कोई चांस ही नहीं है कि मैं, इसका कोई चांस ही नहीं है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारी आवाज ना सुन पाऊं, आई नो मोर कैन हियर, तुम्हारी आवाज ना सुन पाऊं, ठीक है, अगर डेथ हो जाए, मेरी डेथ हो जाए, ठीक है, और बीते हुए सीन को तुम्हारी आंखों में ना देख पाऊं, ठीक है, ना देख पाऊं, तो क्या तुम भूल जाओगी।
क्या तुम भूल जाओगी। यहाँ पे पोएट तो क्या है अपनी बहन के लिए मतलब ऐसा बता रहे हैं, तो मतलब मैं ना रहूं तो तुम क्या भूल जाओगी, ये जो मैंने तुमको दिखाया है, ये सब चीजें दिखाई हैं सुनाई हैं, इसको क्या भूल जाओगी। दैट नो द बैंक ऑफ द डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर एंड दैट आई सो लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हम दोनों इस खुशी देने वाली नदी के किनारे खड़े थे। क्या तुम ये भूल जाओगी कि हम इस खुशी देने वाली नदी के किनारे खड़े थे, नहीं भूलोगी ना। और कि we should be stood together and that I so long, और कि मैं प्रकृति का कितना बड़ा पुजारी हूँ। यहाँ पे एक्चुअली इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि हम दोनों इस खुशी देने वाली नदी के किनारे खड़े थे, ना देख पाऊं तो क्या तुम भूल जाओगी। ठीक है, क्या तुम भूल जाओगी कि हम इस नदी के, इस खुशी देने वाली नदी के किनारे क्या थे, खड़े थे। टुगेदर एंड आई सो लॉन्ग, दैट आई सो लॉन्ग। ठीक है, इतनी देर तक यहाँ पे क्या थे, खड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और भी चीजें हैं, और भी लाइनें हैं, इनका मतलब हम समझिए, इन दोनों लाइनों का मतलब समझिए। ठीक है, अ विस्पर ऑफ नेचर हिथर केम, यहाँ आया था वापस। ठीक है, अ विस्पर ऑफ नेचर हिथर केम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हिथर केम मतलब यहाँ आया था। ठीक है, यहाँ आया था वापस। ठीक है, बी स्टूड टुगेदर एंड दैट आई सो लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे इसका विस्पर मतलब प्रकृति का पूजक। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कि प्रकृति का कितना बड़ा पूजक हूँ। आई विस्पर ऑफ नेचर, मैं प्रकृति का कितना बड़ा पूजक हूँ, कितना बड़ा पुजारी हूँ। यहाँ आया था वापस, मतलब एक बार तो मैं घूम गया, फिर से देखो मैंने कितना बड़ा पूजक हूँ प्रकृति का, कि मैं फिर से इस जगह पे आया हूँ। अनवेरिडी इन द सर्विस रेदर से, जब इसकी याद कम मुरझाएगी तो इसे देखकर। ठीक है, इसकी याद मतलब जब मुरझाएगी, वेरी इन दिस सर्विस रेदर से, मतलब जब इसकी याद मुरझा जाएगी तो मैं फिर से आया था, बताओ यहाँ पे इस चीज को देखने, मैं प्रकृति का कितना बड़ा पूजक हूँ। यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है, अनवेरिडी मतलब होता है मुरझा जाना या धुंधला हो जाना। तो जब इस जगह की याद मुझे एकदम धुंधली हो गई थी, तो मैं दोबारा आया था इस जगह को घूमने। तो पोएट बोल रहे हैं, तो मैं कितना बड़ा प्रकृति का पूजक हूँ, ये सब चीजें तुम क्या भूल जाओगी डॉर्थी। ये सब चीजें बात हो रही हैं पोएट की। आगे की अंतिम लाइनें चल रही हैं, जल्दी से इसको खत्म कर लीजिए। विथ वार्मर लव ओ विथ फॉर डीपर झील ऑफ होलियर लव नॉर बिल्ट थाउ देन फॉरगेट। इसका मतलब ये हुआ, अपने प्यार को और गर्मजोशी से देखकर प्यार हो, मतलब विथ वार्मर लव मतलब क्या होता है कि मतलब गर्मजोशी से प्यार। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग बहुत किसी से प्यार नहीं करते, उस तरह का प्यार की बात हो रही है। ओ विथ फॉर डीपर झील, और इस चीज का मुझे उत्साह है कि मैं प्रकृति से बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। ऑफ हॉलियर लव, उससे बहुत पवित्र प्यार करता हूँ। पवित्र प्यार समझते हैं ना, मतलब बिना लिए दिए उससे प्यार करना। जैसे प्रकृति से मुझे कुछ लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रकृति से प्यार कर रहा हूँ। नॉर विथ हाउ देन फॉरगेट, क्या तुम भूल जाओगी। ये उसको बेचारे को टॉर्चर कर रहे हैं अपनी बहन को, कि क्या तुम भूल जाओगी इस सब चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट आफ्टर मैनी वॉन्डरिंग्स मैनी ईयर्स। ठीक है, इन कई बॉन्डिंग्स को, बिना काम के घूमने को, कई सालों के अब्सेंस को। ठीक है, ऑफ अब्सेंस दीज स्टिप वुड एंड लॉफ्टी क्लिफ। ठीक है, तो यहाँ पोएट बोल रहे हैं कई इन कई वॉन्डरिंग्स मतलब बिना काम के घूमने को, कई सालों के अब्सेंस को, घने जंगल को, है ना। लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है बुलंद चट्टानों को, और यह हरे भरे देहाती जमीन को। ठीक है, ये जो हरी भरी पोस्टल लैंडस्केप है ना, उसको। ठीक है, तो ये पोएट बोल रहे हैं, और मोर डियर डॉथ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर थाई सेक। ठीक है, हरे भरे देहाती जमीन को, जो मेरे लिए तुम्हारे लिए अनमोल सा है, इसको क्या तुम भूल जाओगी। पोएट ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। एंड दिस ग्रीन पोस्टल मतलब इस जो देहाती, जो गांव की जो इस तरह की जो शानदार जमीन है, इसको क्या तुम भूल जाओगी डोरथी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर थाई सेक, क्या तुम इन सभी अनमोल चीजों को भूल जाओगी डोरथी। तो इतनी शानदार लाइन पोएट ने लिखी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक है, सर ग्रामर की क्लास नहीं होगी, ग्रामर की क्लास आज रोशनी जी नहीं होगी एक्चुअली। और रीजन क्या है कि आज हमने एक शानदार पोयम पढ़ी है, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं क्या, टिंटन्स अबे। एक प्रकृति की शानदार पोयम है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैंने पूरी 162
162 लाइंस को पूरे अच्छे से समझा दिया, बता दिया, और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि शानदार चीजें समझ में आई होंगी। ये जो पोयम है, ये जो पोयम है वो ऐसी प्रकृति की पोयम है, ऐसी प्राकृतिक पोयम है जिसको हमारे जो विलियम वर्ड्स है प्रकृति के पूजक एक कहना चाहिए पोएट हैं, वो क्या करते हैं, इसको एक बार गए थे घूमने और 5 साल बाद पुनः जाते हैं अपनी बहन को लेकर घूमने, और उन्होंने जो महसूस किया था 23 साल की उम्र में और जो उन्होंने 28 साल की उम्र में महसूस किया था उनका उसका इन्होंने वर्णन एक पोयम के रूप में किया था। ठीक है, ये फ्री वर्स है एक। ठीक है, और आप लोग को मैं बता दूं, जो भी इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़कर कर सकते हैं। इसी तरह जो ओरिजिनल टेक्स्ट से हम लोग पढ़ाई करते हैं, डीपली स्टडी कर रहे हैं, मेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके ऐप की, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे इंग्लिश पीजीटी का टेस्ट सीरीज है, लिटरेचर की टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश ग्रामर की टेस्ट सीरीज है, दोनों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और साथ में कोर्स अवेलेबल है। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो उसमें आपको पूरा लिटरेचर का और साथ में पूरा ग्रामर का पूरा टेक्स्ट सीरीज भी उपलब्ध होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी तैयारी में शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मजा आया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। और आज हमारी ग्रामर क्लास इसलिए नहीं होगी कि ऑलरेडी हम लोग लगभग लेट चल रहे हैं, और हमारी जो आज क्लास, या फिर आप कहिए तो मैं ले लेता हूँ उसकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। ठीक है, तो अगर कहिए तो ले लेता हूँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और जैसा भी हो तो ले लेते हैं क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।